सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक यहां पे टर्म लिया जाता है, वो है मोलैलिटी। तो क्योंकि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन के लिए हम लोग परसेंटेज वेट भी लेते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी लेते हैं, मोलैरिटी भी लेते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलैलिटी। ठीक है, यानी कि बहुत बार सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को मोलल कंसेंट्रेशन से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये डिफाइंड होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो हम हमेशा स्मॉल m से डिफाइन करेंगे। यानी कि मोलैलिटी की बात जो होगी, यानी कि जब हम मोलल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ध्यान से देखना ये मोलल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, H रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, दिस वन। ठीक, अब यहां पे लेते हैं यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। ये तो क्लियर है, यहाँ पे मोल्स किसका लेना है तो सॉल्यूट का, और केजी क्या लेना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे। तो मोलैलिटी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए सॉल्यूट का मोल्स, और इस सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड कर देंगे हम वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, और इस वेट को या तो आपको केजी में लेना है, पहली बात। अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो और सॉल्वेंट का जो वेट है ये अगर आपको ग्राम में मिल रहा है तो फिर इस रेशियो को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट जो मोलल कंसेंट्रेशन है वो अगेन मोल पर केजी में आ जाए। यानी कि मोलल कंसेंट्रेशन हमेशा मोल पर केजी में ही लाना है आपको। ठीक है, अब इससे पहले आगे बढ़े हम, उससे पहले यहाँ पे एक टर्म क्लियरली डिफाइन करना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन एंड 1 मोलल सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था, तो ये था 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये था। और अगर हम 1 m सॉल्यूशन की बात करें तो ये आएगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको बिल्कुल याद रखना है आपको कि एक में सॉल्यूशन का रिलेटिव मोल्स है और दूसरे में सॉल्वेंट के वेट का रिलेटिव मोल्स है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों में अंतर क्या है। तो ये जैसे हमने लास्ट में देखा था कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, लेकिन मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मोलल कंसेंट्रेशन की बात हो गई। अब मेन चीज ये है कि इससे पहले जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म था उससे मोलैलिटी को रिलेट करना, उससे मोलैलिटी को हम कैसे रिलेट करेंगे। तो अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है, रिलेट करना है, तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी परसेंटेज वेट से कैसे निकलेगी, तो हमें लेना है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपको लेना है, डिवाइडेड बाय, इस टर्म को डिवाइड करना है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, ऐसा करने से वेट को जब हम मोल से डिवाइड करते हैं तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमें डिवाइड करना है सॉल्वेंट के वेट से, तो यहां पे लेना है 100 माइनस
परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इससे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, और क्योंकि मोलर वेट हम ग्राम में लेते हैं इसलिए जो परसेंटेज वेट भी डिफाइन करेंगे वो ग्राम में ही डिफाइन करेंगे। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किस यूनिट में आएगा, तो ग्राम में ही आएगा, और इसलिए यहां पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट वहीं आ गया, मोल पर केजी। तो इस तरह से हमने परसेंटेज वेट से मोलालिटी निकाल लिया। सेकेंड थिंग है कि अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ मिल रहा है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में इस जगह दिक्कत आएगी कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो वॉल्यूम को पहले मास में बदलना होगा, उसको वॉल्यूम को डेंसिटी। तो इससे पहले परसेंटेज वेट सॉल्यूट का अगर दिया हुआ है तो उसको हम मोलालिटी में जैसा है कि देख पा रहे हैं, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमें मोलालिटी मोलैरिटी से निकालनी हो तो मोलालिटी अगर मोलैरिटी से निकालनी हो तो हमें लेना होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि m है। यहां पे हमें 1000 को सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ध्यान देना है कि ये ग्राम पर ml में होना चाहिए। इस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, अब आपको खुद सोचना है कि ऐसा करने से क्या आ गया। तो मोलारिटी का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए लिखे तो यहां पे आ जाएगा 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो वेट देने लगता है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और वेट ऑफ सॉल्यूशन से ध्यान से देखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दिए तो इससे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे अब आ रहा है, गौर से देखो क्या आ रहा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यूनिट वेट यहां पे क्या है, वेट का यूनिट यहां पे क्या है, तो ध्यान से देखना है कि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, वॉल्यूम ml में है, तो ये जो वेट आ गया ये ग्राम में आ गया। ठीक है, और मोलर वेट भी किस यूनिट में होता है, तो ग्राम में ही होता है, ग्राम में ही लिया जाता है, ग्राम पर मोल के लिए। तो ये ओवरऑल जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है वो किस यूनिट में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। इसलिए इस पूरे टर्म को हमें ठीक है किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 1000 से। तो इस तरह से ये मोलैरिटी बदल गई मोलालिटी में। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। ठीक, अगर आप फॉर्मूला लेते हो या बकायदा डेफिनेशन से ही इसको सॉल्व करते हो तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। अगर हम उल्टा चलें, यानी कि अगर आपको मोलैरिटी निकालना है, m निकालना है मोलालिटी से, तो आपको मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन लेना है यहां पे। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि m हो गया, ये मोलालिटी आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आपको लेना है 1000। ये जो 1000 आ रहा है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, प्लस गौर से देखोगे यहां पे प्लस क्या आना है, मोलालिटी, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा अब मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। इससे आ जा रहा है
वेट ऑफ, ध्यान से देखना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इस वेट ऑफ सॉल्यूशन को यहां डिवाइड कर देना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो लेना होगा यहां पे, ये हमें ग्राम पर ml में लेना होगा, क्योंकि मोलर वेट किस में आता है, तो मोलर वेट ग्राम पर मोल में आता है। और ये जो 1000 लिया गया है ये किस यूनिट में लिया गया है, ग्राम में लिया गया है। तो इस तरह से आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, और अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से मोलैरिटी मोलैलिटी में बदल जाती है, मोलैलिटी मोलैरिटी में बदल जाता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ जाता है। तो क्योंकि हम मोलैलिटी देख रहे थे तो बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म को हमें मोलैलिटी में बदलना होगा। और खास बात हम देखेंगे कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब ये एक कंसंट्रेशन टर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन, हम इससे सिंबलाइज करेंगे। जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल का रेशियो है ये, और इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको दो टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिंबल एक्स सॉल्यूट। ये बात हमेशा ख्याल रखना है कि अगर कोई मिक्सचर ले रहे हैं या सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? जैसे अगर हम कोई एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसमें बहुत सारे आयंस हैं तो सभी आयंस के लिए मोलैरिटी डिफाइन किया जा सकता है, तो इसी तरह से सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है। इसमें बाकी सबसे अलग बात क्या है कि यहां पे क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल रहा है तो साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसके साथ जैसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे उसी के साथ आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लें। तो बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, ये देता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हम n सॉल्यूट बोलेंगे, और इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। टोटल मोल का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहां पे मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, आपको इसी तरह से आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो ऑब्वियस है यहीं से आ जाएगा। यहां पे बस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है और ये डिवाइड करना है आपको इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, ठीक है, कभी भी आएगा तो 1 से छोटा आएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन ये कहां से कहां वेरी करेगा, तो 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टेंड्स टू 0 है तो वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जैसे जैसे उसका वैल्यू 0 से बढ़ता जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। अब यहां पे कुछ और बात क्या यहां पे हम लोग देख पाते हैं कि
अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। ठीक उसी तरह परसेंटेज को ऐड करें तो उसका सम 100 आ जाएगा। यहां पे ये भी आप ध्यान रखोगे कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज मोल देने लगेगा सॉल्यूट का। ठीक है, तो परसेंटेज मोल सॉल्यूट का अगर ऐड हो जाए परसेंटेज मोल ऑफ सॉल्वेंट के साथ तो उसका जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 आ जाएगा। साथ साथ आपको यहां पे ध्यान देना है कि अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो है तो ये रेशियो क्या देता है, तो ये रेशियो देता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग n सॉल्यूट बोल रहे थे, टू द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और ये बिल्कुल सीधी सादी बात है क्योंकि ये मोल्स से डिफाइंड हो रहा है, इसलिए ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम बाकी कंसेंट्रेशन टर्म से मोल फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करें। तो हमारे पास अगर परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज वेट से, तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे। इस परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट का जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। इससे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे टर्म को अब फिर से हम लेंगे इस पूरे टर्म को परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स निकालने के लिए फिर से इसको डिवाइड कर दिया हमने मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। अब यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि परसेंटेज वेट दिया है इसलिए सॉल्वेंट 100 यूनिट वेट होगा और इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज वेट को हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में बदल दिया। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पे निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे देगा। करेक्ट, तो ये हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया परसेंटेज वेट से, पहला टर्म। दूसरा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मोलालिटी से निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मोलालिटी से निकालना हो तो आपको मोलालिटी का वैल्यू लेना होगा, जो भी है वैल्यू, डिवाइडेड बाय, इसको फिर से डिवाइड करना होगा आपको मोलालिटी से, प्लस ध्यान से देखिएगा 1000 लेना है क्योंकि 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और इस 1000 को हम डिवाइड कर देंगे मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहां भी हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी फॉर्मूले से या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें मोलालिटी लानी हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से तो हम यहां पे लिख दें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विथ मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ठीक है, तो अगर मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये सीधा साधा टर्म है। नेक्स्ट थिंग है कि अगर मोलारिटी दी हुई है तो उसको मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें।
तो थर्ड लेना है मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोलैरिटी से हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने मोलैरिटी का वैल्यू दिया, इस मोलैरिटी के वैल्यूज को डिवाइड करना है इस टर्म से। ये थोड़ा सा बड़ा सा टर्म होगा, मोलैरिटी जो m है, यहाँ पे m को डिवाइड करना है हमें, या m तो लेना ही है जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, प्लस ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पे हमें 1000 को मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आनी चाहिए ग्राम पर ml में। अब इस पूरे टर्म को हम डिवाइड कर देंगे मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, यानी कि जब हमें मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलना हो, ठीक है, तो गौर से देखिएगा यहां पे ये जो टर्म है ये क्या देने वाला है यहां पे, ठीक, कि ये 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन देगा। मेरी बात को समझ लेना, वेट ऑफ सॉल्यूशन देगा, और इसमें से कुछ चीजें आपको घटानी होगी, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से आपको घटाना है वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड कर देना होगा मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक। तो इस तरह से मोलैरिटी कन्वर्ट हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। ये चूंकि लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो गया, इसलिए अगर हम इसको सिंबल लेकर यूज करें कि अगर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन m है, m यूनिट पकड़ते हैं, मोल पर लीटर है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है d ग्राम पर ml में, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने m1 लिख दिया, यूनिट होगा ग्राम पर मोल में। मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमने ले लिया m2, यूनिट होगा ग्राम पर मोल में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें ये सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास है m यानी कि मोलैरिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी प्लस 10 to the power 3 into d माइनस m into m1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। यानी कि जब हमें मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमें क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो हमारे पास दिखनी चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास आना चाहिए सॉल्यूट का मोलर वेट, और हमारे पास साइमल्टेनियस आना चाहिए सॉल्वेंट का भी मोलर वेट, ठीक है। हम उल्टा भी चल सकते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो उससे हम मोलैरिटी कैसे निकालें, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हम यहां लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है। हमें पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले हमें मोल्स को वेट में बदलना पड़ेगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू m1 यानी कि मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू m2, ठीक। ये पूरा वेट आ गया। इस पूरे वेट को हमें डिवाइड कर देना है डेंसिटी से, d से, जो d किस यूनिट में था, ग्राम पर ml, और इस पूरे टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है।
यानी कि ये बात बिल्कुल सीधी साधी आ गई कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें चाहिए सॉल्यूशन की डेंसिटी, हमें चाहिए सॉल्यूट का मोलर वेट, हमें चाहिए सॉल्वेंट का मोलर वेट। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स यहां से आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। ठीक, इसको अगर हम एक समरी ले लें, एक समरी से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यहां पे। तो एक हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कि इन अ सॉल्यूशन solute is W1% by weight, ये हमने ले लिया। देन हम अब इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? क्लियर? इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बोलें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट W1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना है, W1 अपॉन M1 प्लस 100 माइनस W1 अपॉन M2। व्हाट इज M1 एंड M2? तो M1 इज molar weight of solute and M2 is molar weight of solvent। ये आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अगर हमें निकालना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए W1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस W1। ठीक, और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। ठीक, यूनिट ले रहे हैं मोल पर केजी, जहां पे M जो है वो क्या है? तो ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट थिंग था मोलैरिटी डिटरमाइन करना। तो मोलैरिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं? M, ये मोलैरिटी है। दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिया। ठीक है, यहां पे हमें लेना है 100 जो ग्राम दे रहा है, और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है D से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और ये पूरा टर्म जो होगा वो 1000 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा अगर D जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर ml में। ठीक है, एकदम सीधी सी बात है। एंड m जो है ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक चीज को दूसरी चीजों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये 1 2 एंड 3 आ गया। इसके साथ कुछ और टर्म हम लोग यूज कर रहे थे कि अगर हमें मोलैरिटी से चाहिए तो यहाँ पे हम ले रहे थे M अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू M1, और इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। D क्या है? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml में है। इसी तरह से अगर हम मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन से लेना चाहें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम M2 से, यानी कि मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, और इस पूरे टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 3 से। ठीक, तो ये सारी चीजें देख रहे थे। इसी तरह से अगर हमारे पास आ रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो ये हम ला रहे थे मोलैरिटी डिवाइडेड बाई M इंटू M1।
ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। m इंटू M1, हालांकि M1 की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम सीधा मोलैरिटी ले लें प्लस, गौर से देखोगे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 10⁻³ माइनस m इंटू M1, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस पूरे टर्म को हम डिवाइड कर दें M2 से, तो इस तरह से यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी टर्म हैं जो एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू दिया हो और अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो एक कंसंट्रेशन टर्म से हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, खास करके जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर सॉल्व करोगे तो उसमें कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। एक चैप्टर मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें तो सारा का सारा क्वेश्चंस कंसंट्रेशन पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। तो ये आपको ये सब फॉर्मूले को आपको एप्लीकेशन में लाना है, ठीक है। मेमोराइज नहीं करना है, आप केवल याद नहीं करोगे, पहले तो समझोगे कि कोई फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ठीक है, और उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक। एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो नीट 2016 में आया है, और ये प्रॉब्लम किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आता है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्लियरली ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, मोलैलिटी दी हुई है और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमें इस रिलेशन के फॉर्मूले को देखना होगा, करेक्ट। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोलैलिटी से कैसे निकाली जा रही थी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाली जा रही थी मोलैलिटी से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m का मतलब यहाँ पे मोलैलिटी है डिवाइडेड बाय m प्लस 1000/18, ठीक है। अब ये 18 कहाँ से आया, तो हमें ये देखना था कि ये 1000 जो 18 किया, ये 18 एक्चुअली मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। अब यहाँ ये देखो कि क्या सॉल्वेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यहां पे लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और वाटर का मोलर वेट कितना था, 18 था। अब हम इस वैल्यू को यूज करें, यानी कि m मीन्स मोलैलिटी डिवाइडेड बाय m प्लस 1000/18, ये किस तरह के सॉल्यूशन के लिए हो गया, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वैल्यू प्लेस्ड कर दे जल्दी, तो 1/1 प्लस 1000/18। और एक बात का हमेशा ख्याल रखोगे कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में होना चाहिए, लास्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब जाकर आंसर जो होता है वो करेक्ट आएगा। अगर आप शुरू से ही कैलकुलेट करना शुरू करो, यानी कि 1000/18 का वैल्यू यहीं पे लिखोगे, तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18/1018 है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग पकड़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के दौरान कुछ चीज़ें, खास करके फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग किसी फॉर्मूला को कैसे लाना है, ठीक है, अगर ये हम लोग सोच पाते हैं, ठीक, तो ये जो समझने में जो परेशानी होती है या रिलेट करने में परेशानी होती है उस दौरान, खास करके एग्जाम के दौरान, ठीक है, उस परेशानियों से हम बच सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि फॉर्मूला तो ठीक है, वो अपनी जगह है कि उसको याद करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। अगर इस बात को हम समझ पाते हैं तो अब जैसे देखो कि ये प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी से कैसे बन जाता है, तो हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे आता है ये हम समझते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको चाहिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
और इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देना होता है टोटल मोल से, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, अब यहां पर पकड़िए इसको कि 1 मोल पर केजी है, यानी कि 1 मोल सॉल्यूट का है, तो यहां सॉल्यूट का मोल्स 1 ले लिए, नीचे सॉल्यूट का मोल्स 1 है, प्लस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया। सॉल्वेंट कौन सा है, तो वाटर है, तो 1000/18 ये वाटर का मोल्स आ गया, और इस तरह से 18/1018 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत तेजी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इससे ये ज़्यादा आसान सा तरीका है। तो ये जरूरी है कि आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़िए तो जरूर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आया कैसे, उस पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी नीट में आया हुआ है और ये भी ऑब्वियस है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब यहां पे देख लेते हैं कि गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है, तो 63% वेट बाय वेट है। ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है बाय वेट। क्लियर? और ये किसका सॉल्यूशन है, तो HNO3 का, तो हम यहां मानेंगे कि HNO3 जो है वो ये इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट है, और इसको आपको बदलना है किसमें, मोलैरिटी में। ठीक है, तो जब आप रफ वर्क करते हो तो हमेशा दो बात, यानी कि पूरा क्वेश्चन बार बार पढ़ने से ये अच्छा है कि जब आप रफ वर्क करो तो गिवन क्या है वो लिख लो और डिटरमाइन क्या करना है वो लिख लो, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से बच जाओगे। तो गिवन है 63% वेट बाय वेट, और इसको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में। तो अगर हम सीधा फॉर्मूला देखें, मोलैरिटी M, तो ये आपको लेना था यहाँ पे परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन सा है, तो HNO3 है। अब परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना था आपको मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, यानी कि मोलर वेट आपको HNO3 का यहाँ लेना होगा। अब इससे आ जाता है मोल्स, और क्योंकि परसेंटेज वेट है इसलिए पूरे सॉल्यूशन का जो वेट दिया होगा वो 100 ग्राम दिया होगा। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए 100 ग्राम को डेंसिटी से डिवाइड किया गया था, यानी कि डेंसिटी आपको चाहिए था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में है, तो अब ये पूरा जो वॉल्यूम है वो ml में आएगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना था 1000 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था जिसमें हम परसेंटेज वेट को मोलैरिटी में बदल पा रहे हैं। अब सीधा हम लिख लेते हैं कि परसेंटेज वेट 63 है, HNO3 का मोलर वेट 63 ही आएगा, इंटू 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 5.4 है, और यहाँ पे ये 1000 आ गया, यूनिट आपको डालना है मोल पर लीटर। तो बहुत ही आसानी से बन गया ये। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से चले कि परसेंटेज वेट को समझें अगर, तो परसेंटेज वेट ये बोल रहा है कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 है, ध्यान देना 63 ग्राम ऑफ HNO3 है, तो 63 ग्राम HNO3 को मोल्स में बदल लें, वेट अपॉन मोलर वेट। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड से चल रहा है कि इसी को हम सीधा तोड़ दें, 63 ग्राम HNO3 को मोल्स में हमने बदल दिया। 63 ग्राम HNO3 कितने सॉल्यूशन में है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। अब इस वेट ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें, और डेंसिटी कितनी है, तो 5.4 ग्राम पर ml, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, तो चाहे तो हम फॉर्मूला यूज करें या चाहे तो ये कंसंट्रेशन टर्म का एप्लीकेशन सीधा हम ले लें यहाँ पे। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि कैलकुलेशन हमेशा आपको आखिरी में करना है, शुरुआत में ही आप कैलकुलेट नहीं करना है। शुरुआत में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मत कीजिए, उसको फाइनल आंसर जब आए उस वक्त आपको करना है। वेलकम टू मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन के साथ फुल सिलेबस का वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से के साथ में। इसके अंदर आपको
क्लास 11, 12 और पास आउट, ये तीनों क्लास के लिए हम लोग का कोर्स है, जिसके अंदर सीबीएसई बोर्ड का पूरा कवरेज है, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का कवरेज है, नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस का कवरेज है। हर चैप्टर के लिए आपको इसमें स्टडी नोट्स पहले मिलेगा, इसके बाद आपका वो क्लासेस होगा, इसके बाद इसके अंदर जो है डाउट क्लासेस और टेस्ट एनालिसिस सेशन होगा जो टेस्ट होगा। ये पूरा कोर्स पर सब्जेक्ट 400 आवर्स का है, 11, 12 एंड आईआईटी जेईई का मिला करके। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जिसको कि सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो नीड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यदि आप इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं इसके शेड्यूल के साथ में।